जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं शाहिद मेतला। शाहिद साहब से हमने पिछली बार जब गुफ्तगू की थी तो उसमें बहुत सी ऐसी धांसू किस्म की खबरें थीं जो ऐसे लगता है कि उसके बाद के हफ्तों में दुरुस्त साबित होनी शुरू हो गई हैं। इन्होंने ये पेशगोई की थी कि हुकूमत के लिए चीज़ें कोई इतनी स्मूथ नहीं चल रही और शायद ईद के बाद हमें इन मामलात में तेज़ी आएगी, जो कि अब हम देख रहे हैं। फिर हुकूमत के अंदर जो काबीना है, ख़ास तौर पर वफ़ाक में, उसमें किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान क्या हो रहा है, फिर एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। हमने देखा कि फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला आया, उसके क्या मुहर्रिकात हैं और हुकूमत पर ये किस तरह से असरअंदाज होगा, जो हम बहुत सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। तमाम चीज़ों का अहाता हम आज की नशिस्त में करेंगे। तो शायद साहब, आपका शुक्रिया वक़्त देने के लिए। मेरा ख़्याल है कि हम वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ पिछली दफ़ा छोड़ी थी। आपने कहा था कि ईद के बाद मामलात में कुछ तेज़ी आएगी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रहकर भी कोई इतनी खुश नहीं है। अब हम देख रहे हैं, कभी जावेद लतीफ़ साहब बयान देते हैं, कभी राना सनाउल्लाह बयान देते हैं। अब तो वो खुलकर उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जी, क्योंकि हमें अक्सरियत नहीं मिली, इसलिए हमारी तो कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है डिलीवर करना। तो ये क्या हाथ खड़े कर दिए हैं नून लीग ने ऑलरेडी? बहुत शुक्रिया वैस भाई। बिल्कुल हमने कोई 3-4 वीक्स पहले ये डिस्कशन की थी और हमने बिल्कुल इसको प्रिडिक्ट किया था। मैंने बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएन एक पेज पे क्या 2 पेजेस पे भी नहीं है बल्कि काफ़ी सारे पेजेस पर है और चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है जितनी नज़र आ रही हैं। बल्कि काफ़ी डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से। और सो मच सो कि मोहसिन नकवी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक कंटेंशन मौजूद है। मेरी कोई 5 या 6 अप्रैल को एक वफ़ाकी वज़ीर से मुलाकात हुई। उनसे मेरे सवाल-ओ-जवाबात का सिलसिला चला तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को हम थकाएँगे, हम उसको भगाएँगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उसकी काबीना में मौजूदगी से ना तो खुश हैं, ना ही वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं उनकी मौजूदगी में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने उनको इंटीरियर सेक्रेटरी नहीं दिया है उनकी मर्ज़ी का, हमने उनको आईजी इस्लामाबाद नहीं दिया और हम मुस्तकबिल में भी उनके साथ यही करेंगे। हुँ, फिर उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के जो दूसरे नुमाइंदा हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब, हमने उनको भी कोई ख़ास किस्म की कमेटियों में शामिल नहीं किया, 2 कमेटियों से उनको फ़ारिग किया है, 1 कमेटी में हमने उनको शामिल किया है। तो मामलात इस तरह से हैं। दूसरा वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो मेरी उनसे वफ़ाकी वज़ीर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कहा, "ये जो मैं आपका इंटरफ़ेस देख रहा हूँ, आपकी हुकूमत का इंटरफ़ेस देख रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि आप 6 महीने, 1 साल या 1 साल के लिए आए हैं और जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा या बाकी दूसरे-तीसरे लोग परफ़ॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, भाग-दौड़ करते नज़र आ रहे हैं, फुट हुँ। सोल्जर्स बने हुए हैं और कुछ अदरवाइज़ भी आपको पता चल रहा होता है ऑप्टिक्स से। तो मैंने कहा मेरी असेसमेंट ये है एज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर कि आप 1 साल के लिए आए हैं, इट इज़ इन योर माइंड कि आप 1 यानी साल रहेंगे, वक़्त 1 कम डेढ़ और साल रहे। मुकाबला सख्त वाली बात है। हाँ, हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको, हुँ, बल्कि ये भी मैंने आपको प्रिडिक्ट किया बिल्कुल। था कि मुझे लगता है कि ये साल डेढ़ साल के लिए आए हैं और ये चले जाएँगे। और आप ये देखिए कि ये क्रेडिट हमारा है कि राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि हम ये वफ़ाकी हुकूमत छोड़ सकते हैं और छोड़ देंगे। और मैंने आपको उस वक़्त कहा था कि वफ़ाकी हुकूमत नून लीग छोड़ देगी। हुँ, ये बिल्कुल छोड़ देगी, 6 महीने बाद नहीं छोड़ेगी, साल बाद लाज़मी छोड़ देगी। हुँ। 2025 के मिड में मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, पीएमएलएन को गवर्नमेंट में नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे यही एक सवाल जब मैं एक एक अहम ये इस मैं हवाले बात से। कंप्लीट कर जी, लूँ, जी। बात फिर दूसरी तरफ निकल गई। तो जब जी, जी। मैंने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, 1 साल नहीं, हम 2 साल काम करने के लिए तैयार हैं, 2 साल काम करने के लिए हम आए हैं। और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि आप 2 साल काम कीजिए और 2 साल के बाद हम प्रिपेयर्ड होंगे कि हम मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। हुँ, कि हमारी लीडरशिप ने कहा है कि 2 साल आपने जान मारनी है, आपने तनदेही से काम करना है और 2 साल के बाद देखेंगे कि हालात कहाँ जाते हैं, किस तरफ जाते हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि हम मिड टर्म इंतखाबात के लिए
बड़े कंफर्टेबल होंगे 2 साल के बाद। तो दैट मीन्स ये उनके बात ज़हन में है कि वो डेढ़ 2 साल में या नवंबर जो आने वाला है, नवंबर 2025, उससे पहले वो कोई मिड टर्म की तैयारी कर लें और वो मिड टर्म में चले जाएँ। अच्छा, जी। यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल पैदा होता है। पिछली 2 जो असेंबलियाँ हैं, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन हमने देखा कि असेंबली के अंदर से वज़राए आज़म की तब्दीली हुई। क्या इस दफ़ा आपको ऐसा नज़र आता है कि ऐसा कुछ हो, या मिड टर्म इंतखाबात ही होंगे हर सूरत में? क्योंकि बज़ाहिर तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह की मैसेजिंग हो रही है कि जी, हमने इस असेंबली की भी मुद्दत पूरी करानी है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। बिल्कुल ये मैसेजिंग हो रही है और ये बताया भी जा रहा है, ये एनालिस्ट को भी बताया जा रहा है, ये एंकर्स को भी बताया जा रहा है, मीडिया मैन को ये बताया जा रहा है कि भई अगर वो नून लीग वाले मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, तो हमारे पास भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। हुँ, हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वज़ीर-ए-आज़म अगर तब्दील होता है, तो हम असेंबली की मुद्दत पूरी करवाएँ। चूँकि आपको पता है, नज़र आ रहा है भानमती का कुँबा इकट्ठा किया हुँ। हुआ है और कोई भी आदमी आके मामलात को आगे चला सकता है। अभी भी पोज़ीशन ऐसी है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके भी हुकूमत बना सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। एमक्यूएम और आईपीपी के भी 3-4 लोग हैं। इसी तरह से दूसरी जमातों के एमक्यूएम के भी लोग हैं। फिर बाद में हो सकता है बारगेन हो जाए, मौलाना फजल रहमान के साथ भी हो जाए, महमूद खान अचकज़ई के साथ भी हो जाए, 10 और लोगों के साथ भी हो जाए। तो इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का सिलसिला बन सकता है और बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट ये मैसेज दे रही है, ये बात कर रही है, जर्नलिस्ट से, मीडिया मैन के साथ कर रही है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अवैस भाई ये है कि कभी कोई सोच नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ मसल्स शो करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, जो हुँ, कि मेरी स्टोरी के मुताबिक उन्होंने किए हैं। हालाँकि मेरे लिए भी हैरानकुन है, जिस मिनिस्टर ने मुझे ये बताया, शेयर की इन्फॉर्मेशन, वो बहुत क्लोज़ है, वो बहुत क्लोज़ एड है शहबाज शरीफ का। ही इज़ वेरी क्लोज़ टू शहबाज शरीफ और वो बहुत सारी मुतअद्दिद कमेटियों का हिस्सा है। तो शहबाज शरीफ उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो भी पाँव पे खड़े हैं शहबाज शरीफ। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी उसमें ज़ेरे बहस आई कि जब रायवेंट्स में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, हमने 2 ये पिछले आपके वीलॉग में डिस्कस किया था कि रायविंड में बहुत सारे जो हुँ, लीगर्स थे उन्होंने अपोज़ किया था और उन्होंने कहा था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी। ये मैंने डिस्क्लोज़ किया था, डाइवल्ज की थी, ये हुँ। इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। उसी मिनिस्टर ने फिर मुझे ये भी बताया है कि भई ये शहबाज शरीफ ने भी उस मीटिंग में, उन मीटिंग्स में, रायवेंट्स में जो 2 से ज़ायद मीटिंग्स हुई हैं हुकूमत साज़ी के हवाले से, उनमें शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हमें वफ़ाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, यानी शहबाज शरीफ भी वफ़ाकी हुकूमत लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। देन ये नवाज़ शरीफ ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें वफ़ाकी हुकूमत लेनी है और आप वफ़ाकी हुकूमत लें और काम-शाम करें, बाकी आप मामलात अच्छा, मुझ पे छोड़ दें। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये तो आप बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं जो अमूमी तासुर है कि जी शायद शहबाज शरीफ साहब हुकूमत लेना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस हक में नहीं थे। ये देखें, जो इन्फॉर्मेशन है, गुड कॉप बैड कॉप दोनों शरीफ बिरादरान खेलते हैं और हमेशा से उनकी ये पॉलिसी काम भी करती है और उसकी वजह से उनको फायदा भी होता है। हुँ, उमूमी इन्फॉर्मेशन यही है कि बिल्कुल ऐसा है कि नवाज शरीफ इंटरेस्टेड नहीं थे, नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि वो फेडरल गवर्नमेंट में आए, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बने। वो पंजाब गवर्नमेंट ही रखना चाह रहे थे। जो मशावरत है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो हुँ, मुशावरत हुई है वहाँ रायगढ़ में 2-3 मीटिंग्स में, जो हुकूमत साज़ी के हवाले से, ये फ़रवरी के फ़ौरी बाद जो मुशावरत होती रही है, उसमें तमाम लोगों ने अपोज़ किया था कि हमें सिर्फ़ पंजाब हुकूमत लेनी चाहिए, हमें हुँ, फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए। फिर हुँ। ये नवाज़ शरीफ का फाइनल डिसीज़न था, फाइनल शॉट उन्हीं का था। उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, हमें फेडरल गवर्नमेंट भी लेनी चाहिए। और अब सवाल पैदा होता है कि जो जो तासुर है वो तो अदरवाइज़ है। हुँ। तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज देना हो किसी को, नून लीग ने मैसेज देना हो, नवाज शरीफ ने मैसेज देना हो कि अल्टीमेटली डिसीजन मेरा है, या अदरवाइज के हुँ। दूसरा मैसेज ये भी हो सकता है कि कोई भी विलिंग नहीं था कि वो फेडरल गवर्नमेंट लेता, शहबाज शरीफ भी विलिंग नहीं थे कि इस थिन मेजॉरिटी के साथ, इनफैक्ट मेजॉरिटी तो है ही नहीं,
कि हम्म। मेजॉरिटी जो उनके पास नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर है, और उस नंबर के साथ वो हुकूमत लें। तो ये मैसेज के लिए भी हो सकता है, और जेन्युइन बात भी हो सकती है कि वो जेन्युइनली विलिंग ना हो हुकूमत लेने के लिए। और उसका भी एक फर्दर जो बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है, और वो ये है, जो 16 महीने में जो परफॉर्मेंस रही, दैट वाज वेरी वेरी पुअर। और जिसका मलबा, जिसका ओनस, जिसका बर्डन मलिया मेट कर गया पीएमएलएन को बतौर उस जमात भी। और उसकी एक अब वजह जमात को बचाने की बात हो रही है। उसकी जी। वजह यह भी हो सकती है ना कि अगर ये वफाकी हुकूमत लेने से पीछे हट जाते और वो सारा अरेंजमेंट जो इलेक्शन से पहले हुआ था वो धड़ाम से गिर जाता, तो शायद फिर पंजाब हुकूमत बनाना भी इतना आसान ना होता मुस्लिम लीग नून के जी, लिए। डेफिनेटली वहां भी अवैस भाई, मुश्किलात खड़ी हो डेफिनेटली। सकती थी इनके लिए। वो हमारे सीनियर हैं, हमारे जद्दे सहाफत हैं, बल्कि उनकी ये खबर थी मोहम्मद मालिक साहब की, कि बिल्कुल ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेंगे तो आपको पंजाब हुकूमत भी नहीं देंगे। और हम्म। मैंने भी थोड़ा बहुत जो प्रोब किया है, जो उसके बाद, तो वो उसमें कुछ इस तरह की ही बात थी कि बिल्कुल इनको कहा गया कि ये लेनी है, और वो ये प्रॉपर प्लान था। हम्म। आपको मैं सजेस्ट करूंगा, और जरूर करूंगा, आपके सुनने वालों को भी सजेस्ट करूंगा, कि मैंने 25 दिसंबर 2023 को एक कॉलम लिखा था फ्यूचर जी, ऑफ वो मैंने शरीफ पढ़ा के था। नाम से द बिल्कुल। नेशन में। जी। वो जरूर सारे लोग पढ़ें। उसमें मैंने एक एक चीज बता दी हुई है, और 100% वो वैसा ही हुआ है। मैंने बिल्कुल वो। बताया था नवाज शरीफ हार जाएंगे, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा, यही ये चीजें होंगी। शरीफ फैमिली को लाना, या शरीफ कोई भी बड़े या छोटे शरीफ को, मैंने कहा था रबर स्टैम्प्ड शहबाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे, और उनका फेस दिखा के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएंगे। मैंने ये भी उसमें मेंशन किया हुआ है, मैंने ये बिल्कुल भी कहा चीजें। हुआ है कि शहबाज शरीफ का फेस दिखा के, पीएमएलएन का फेस दिखा के मिडल ईस्ट से पैसे भी आएंगे। बिल्कुल ठीक है, चीजें एक मैंने ये तरह से बात तो भी की उसी हुई ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चल रही हैं, लेकिन है। एग्जैक्टली। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मुस्लिम लीग नून इस हवाले से कोई मसल जैसे आप कह रहे हैं दिखाती है, या थोड़ी अड़ी करने की कोशिश करती है आसान अल्फाज में, तो क्या फिर एस्टैब्लिशमेंट भी अपने दूसरे प्लान्स पे गौर कर सकती है और उसमें से कहीं पीटीआई के लिए भी कोई रास्ता निकल सकता है? जी, वो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ। देखिए, लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत रिजिड है, आज की एस्टेब्लिशमेंट बहुत रिजिड है। एस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा कभी भी रिजिड नहीं होती। बतौर दुनिया को कोई भी इदारा रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है अपनी अप्रोच में, अपने इंटरेस्ट के लिए। तो आज की एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, लेकिन रिजिड नहीं है। आई डोंट सी देम बीइंग रिजिड, या वो कोई स्टॉन्च नहीं है अपनी चीजों में। वो बिल्कुल, ये जो इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ये बुनियादी तौर पर उसकी एक कड़ी है। बिल्कुल, मैं आपको इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि इमरान खान के साथ मामलात चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, डिफरेंट वास्तों से बातचीत हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है इमरान खान के पीछे। इमरान खान ने भी बहुत पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2-3 साल, 2 साल से मुसलसल इमरान खान ने कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, कुछ वेटरन्स के थ्रू भी की। मेरे ज़ाती इल्म में है, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ। वेटरन्स के थ्रू उसने अप्रोच किया, इनकार हुआ। मुसलसल पहले 1 डेढ़ साल इनकार हुआ। इलेक्शंस के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। अली मीन गंडापुर मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत भी कहीं न कहीं ब्रिजिंग कर रहे हैं। तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के पास भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। मैंने पहले जैसे कहा कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कमिंग डेज़ में कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी और बाकी जो छोटे प्लेयर्स हैं, उनकी मिलके हुकूमत बना ली जाए। एक चीज़ और भी ज़हन में रखें, लॉ वैसे अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि उसमें लॉ ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से क्या कहता है। लेकिन 8 या 9 हैं जो एमएनएज़ जो पीएमएलएन में करवाए गए हैं। शामिल करवाए गए हैं। हम्म। तो उनका भी एक सिलसिला हो सकता है कि रिवर्सल, वैसे मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर में। फिर आप ये भी देखिए कि 9 सीटें पीएमएलएन को रिजर्व सीट्स पे
नेशनल असेंबली में पीटीआई की मिली हैं। तो कल को कोई अदालत ऐसा डिसीजन दे देती है जिसमें वो सीटें रिवर्स हो जाती हैं, तो ये जितनी सीट्स अभी लेके बैठी है 123-24 पे इस वक्त पीएमएलएन बैठी हुई है, तो ये सीटें कम हो जाएंगी। हम्म। 9 आप वो निकाल दें, इंडिपेंडेंट निकाल दें, जिन्होंने ज्वाइन किया बाद में, 2 उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल वो अपना, तो फिर मेरा ख्याल है वो तो वो नहीं तो फिर फ्लोर आपको क्रॉसिंग कर पता है, सकते। जब हवा चलनी शुरू होती है और जिस हाँ, तरफ हाँ। की चलनी शुरू तो होती है उसी डिसीजंस भी तरफ वैसे आना पत्ते शुरू हो गिरने शुरू जाते हो हैं। जाते हैं। एग्ज़ैक्टली, डिसीजंस भी फिर अदालतों से वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अपने कार्ड्स को, अपने ऑप्शंस को गेज करे और चीज़ों को करे। लेकिन उनकी एस्टेब्लिशमेंट की फ़िलहाल तवज्जो इकोनॉमी पे है, स्टेबिलिटी पे है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे है। पैसे ला रहे हैं। आर्मी चीफ ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया। He enjoys very, very cordial relations, very good, very strong relations with Saudis और जो दूसरे मिडल ईस्टर्न्स हैं। मैं आपको बहुत मजे की इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो पहले भी पैसे आए थे, जो पहली गवर्नमेंट में भी पैसे आए, जो लेके आए, इवन इमरान खान के वक्त भी पैसे आए, उसमें भी जनरल आसिम मुनीर का हाथ था, उसमें भी उन्होंने रोल प्ले किया था। वो डीजी आईएसआई भी थे और डीजी एमआई भी थे। इनके भी बहुत उस वक्त भी, आप ये देखिए, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कह रहा हूँ, जो खबर शेयर कर रहा हूँ, कि उस वक्त भी जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था पैसे लाने में, जब इमरान खान वजीर आजम थे। हम्म। तो अब भी वो गए हैं, उनकी एमबीएस से मुलाकात हुई है, फिर सब्सिक्वेंटली शहबाज शरीफ मुलाकात करके आए हैं, और आज सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान आए हुए हैं। $7 अरब की बात हो रही है तो कि ये $7 अरब इमीडिएटली वो इन्वेस्ट तो करने हैं। लॉन्ग टर्म चीजें हैं ना, और वो मैच्योर होते होते होंगी। लेकिन ये बताएं, अब ये जो मेरा पिछला सवाल था उसी से मैं जोड़ता हूँ कि ये जो आजकल खबरें चल रही हैं और बहुत से ऐसे हमारे तज्जियाकार जो आम तौर पर इमरान खान के मुखालिफ समझे जाते हैं, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि वो अनकरीब जेल से रिहा हो सकते हैं। आपको लगता है कि ये एक रियलिस्टिक बात है उनके केसेस को देखते हुए, या फिर ये भी प्रेशर बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर? और बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रेशर भी प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी है। बट अगेन मैं आपको थोड़ा सा रेफर करूंगा अगेन मेरे आर्टिकल की तरफ, कि उसमें मैंने लिखा था कि अदालतें, इदारे, एफआईए, पुलिस रीसेट की तरफ जाएंगे, रीक्लेम करेंगे जो स्पेस उन्होंने पिछले 1 डेढ़ साल में लूज की है। और वो उन्होंने जो क्वेश्चन एग्जर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफाई करना है, अपनी अपने इदारों को भी करना है, लॉ को भी करना है, अपनी पोजीशंस को भी करना है। तो ये जो खत आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये भी उसी का एक तरह से ऑफ स्प्रिंग है, कि जो मैं बात कर रहा था पिछले साल से, कि रीसेट होना ही होना है। सबने रिक्लेम करनी है अपनी स्पेस भी, अपनी जगह भी, और अपनी अथॉरिटी भी, अपनी क्रेडिबिलिटी भी रिक्लेम करनी है। तो ये भी एक 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 एंगल ये भी है कि जिस तरह से केसेस चलाए गए, हैप्पैज़र्डली चलाए गए, और उन केसेस में, हालाँकि मैं समझता हूँ 3-4 केसेस इमरान खान के खिलाफ ऐसे हैं जिसमें बड़ा सब्सटेंस है। हम्म। लेकिन वो चूँकि बड़ा हैप्पैज़र्डली उनको उनको हैंडल किया गया, तो वो वहाँ पे उनको रिलीफ मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मुझे इमरान खान साहब जेल से रिलीज होते नजर आ रहे हैं। आप इस क्लिप को संभाल के रख लीजिए, और वो किसी ना किसी डील के नतीजे में ही रिहा होंगे, और किसी ना किसी डील के तहत ही बाहर आएंगे। हम्म। चलें देखते हैं कि फिर ये जो हमने गुफ्तगू की है, अब इसमें अगली डेवलपमेंट क्या होती है और खान साहब कब रिहा होते हैं। ख़ास तौर पर ये जो हुकूमत अब ये जो मसल्स दिखा रही है, इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट का अगला मूव क्या होता है। और मेरा ख्याल है कि अगली नशिस्त में हम उस पर भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि कुछ प्रिडिक्ट हतमी तौर पर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल
लेकिन मैं अ, कर रहा हूँ लेकिन मैं जी, कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि यही मेरा ख़्याल एक चीज़ें जो चीज़ें उसी तरफ जा वर्किंग और रही हैं, और फ़ोन यही जर्नलिस्ट का आप ही काम का है। क्रेडिट होता है कि वो बिटवीन द लाइन्स रीड करे और उसको अपने देखने और सुनने वालों तक पहुँचाए। आज की नशिस्त में भी हमने यही कोशिश की। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। शायद साहब आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।